संडे के दिन भी टाइम नहीं देते और मसरूफ रहते हैं या कोशिश करते हैं कि चलो संडे का दिन है और दोस्तों के साथ गुजारें, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत करते हैं। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, आप उनके मिजाज को समझो, आप बच्चों को समझो कि बच्चे क्या चाहते हैं। क्योंकि एक घर तब बनता है सिर्फ औरत की वजह से नहीं, जब मर्द भी उसी तरह उसको साथ देगा तो घर बहुत खूबसूरत बनेगा। तो बच्चों को भी आस होती है कि एक दिन है तो फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए। उसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोजगारी और क्राइम। अच्छा, बेरोजगारी की वजह से कौन कौन सी चीज, मतलब बेरोजगारी जब आती है तो कौन कौन सी चीजें उसकी वजह बनती है, हम आज उस पर बात करेंगे। ये आपको लग रहा होगा कि एक चीज है बेरोजगारी, पर उसके पीछे एक लंबी लिस्ट है कि जब बेरोजगारी होती है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे डिटेल में। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आप नंबर आएंगे। आप हमारे गेस्ट से भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराज अहमद वाजिदी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं सैयद शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहजाद आप? ठीक है। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी को हम अगर कभी ऐसे ही बात नॉर्मल होती है तो हम कहते हैं ये 2 साल से बेरोजगार है, तो बस हमारे ज़हन में यही होता है कि बेरोजगार है। हम ये नहीं सोचते बेरोजगार क्यों हुआ है, क्या इसने अपनी लाइफ का जब स्टार्ट किया था या जब इसने अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया या इसकी फैमिली ने उस टाइम इसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने शरारतों पे और एक्टिविटी पे दिया। मतलब आप क्या समझते हैं कि बेरोजगार एक इंसान होता है तो उसके पीछे कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, बेरोजगारी एक दुनिया में कोई नया वर्ड नहीं है। हाँ, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज होती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा है। उसकी बेसिक वजह तालीम है और दूसरी उसकी बेसिक वजह कि उनके माँ बाप ने उनके साथ कोई ऐसी, जो हम कहते हैं ना, परवरिश कर दी, तो उस निजाम में उन्हें तालीम में पीछे छोड़ दिया। तो आज वो बरसरे रोजगार नहीं रहे। क्योंकि आज हमारे यहाँ अगर आप देखें तो तालीम का स्टैंडर्ड जो है वो इतना हाई हो गया है कि अब ड्राइवर आप देखें करीम और ये जो चला रहे हैं वो भी ग्रेजुएट और मास्टर्स निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरा आंसर बेरोजगारी का आपके यहाँ महंगाई है। जो लोग 4 नौकरी दे सकते थे आज वो 2 दे रहे हैं। उसके बाद अभी पिछले कोई 3 से 4 सालों में जो बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ी है, कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से आपकी माशी सूरत हाल दिन ब दिन गिरती गई है। लेकिन उस गिरती हुई सूरत हाल में गरीब तबका दिन ब दिन नीचे गिरा है और अमीर तबका दिन ब दिन ऊपर गिरा है, क्योंकि उसमें कुछ नए बिजनेसेस बन गए जो ऑनलाइन बन गए, तो उसमें लोगों ने बड़ा कमाया है, ऐसी बात नहीं है ये सामने। अच्छा, तीसरा फैक्टर इसका बड़ा आपकी अपनी गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट ने उस बेरोजगारी पे कभी उस तरीके से फोकस किया ही नहीं, ठीक है ना। उसने कहा बस अकोमोडेट कर दो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी खत्म करो, इनके लिए नए वेंचर बनाओ। आज अभी हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा मेरा एक दस्तरखान है। मैंने कहा जितने भी दस्तरखान कराची में चल रहे हैं, हमने ऑप्शन रख दिया कि आपने पूरा दिन कुछ भी करना है, खाना आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने मजीद बेरोजगार और बना दिया। अच्छा, इसमें खाली एक छोटे मोटे उसकी बात नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉबी काम कर रही है। एक लॉबी काम कर रही है। आप वहां चले जाइए अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मजार पे, रहमतुल्लाह के, तो वहां आप देखें आपको सुबह से शाम तक वही चेहरे दिखेंगे। उनका क्या है, 3 वक्त खाना मिल रहा है, वहीं बैठे हुए हैं, वहीं कोई अपना वो सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी जो जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटी उनकी हो रही है, इसको हम नहीं कहते। तो क्या हमने खुद इस कल्चर को प्रोमोट कर दिया है। अब आप हमारे सिग्नल्स पे देखें, ये जो ट्रांसजेंडर्स खड़े हुए होते हैं, क्या ये काम नहीं कर सकते? ये बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद उन्हें बेरोजगार बनाया हुआ है। तो बेरोजगारी कभी खुद डेवलप नहीं होती, इसे बेरोजगार किया जाता है। आप नौकरियां फराहम नहीं कर रहे, आप लोगों को उस कोटे सिस्टम में नहीं ला रहे, आप लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे, आप लोगों को बेरोजगारी की बड़ी वजह है कि आप सिर्फ आपने सिलेक्टेड पाकिस्तान के कुछ शहरों को रोजगार के लिए मुनक़िद कर दिया है। आप कराची से निकलिए, कोई इस्लामाबाद तक आप जाइए, मैं कश्मीर तक गया, वादी नीलम तक, नीलम वादी तक मैंने जो देखा, कोई 1400-1500 किलोमीटर बनता है,
اور 1400-1500 کلومیٹر میں جو آباد ایریا ہے وہ مشکل سے 400-500 کلومیٹر ہے، باقی پورا خالی پڑا ہوا ہے. یہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی. تو بھائی یہ ہم روزگار کے آپشن وہاں کیوں نہیں دے رہے؟ ہر آدمی کے لیے ایک آدمی مان لیں بھاول نگر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، ملتان کے کسی گاؤں میں رہتا ہے، اب اس کو وہاں نوکری نہیں مل رہی، تب وہ یہاں آ رہا ہے. یہاں آ کر کے ایک آدمی رہ رہا ہے. ایک آدمی، ایک ان پڑھ جاہل آدمی کتنا کما لے گا؟ اپنی مزدوری کرے گا نا، کوئی 20,000 کوئی 30,000 روپے کما لے گا. ایک کمرہ کرائے کا اس کو یہاں پہ 10 سے 12,000 کا پڑ رہا ہے، 3 سے 4,000 روپے وہ بجلی کا بل دے رہا ہے. کیا کھائے گا، کیا بچائے گا؟ اچھا، ایک چیز میں ضرور بات کروں گی، اگر آپ ایگری ہوں تو ضرور بتائیے گا. ایک چیز جو میں نے خود دیکھی ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے نا، اس کے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا. وہ اس کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، وہ اس ٹائم گھر سے نکلے گا، یہاں جائے گا، پھر اس کی میٹنگز ہے، پھر شام کو اس کی میٹنگز ہے، پھر وہ اپنی فیملی کو بھی بہت چھوٹا کم ٹائم دے گا اور وہ مصروف رہے گا. مطلب وہ پورا سال بھر آپ کو مصروف نظر آئے گا. ایک سال کے بعد وہ 15 دن اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نکالے گا، شہر سے باہر جائے گا. اچھا، یہ جو اب میں مڈل کلاس لوگوں کی بات کرتی ہوں، جو لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، جو میں نے خود دیکھا، شاید آپ لوگ بھی ایگری کریں، ان لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ 4 دن کام کیا، اور ایک کام کی روٹین ہے کہ آپ نے 4 بجے آنا ہے، 4 کام آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، گٹکا کھانا ہے. مطلب میں یہ سمپل کراچی والوں کے لیے بات کر رہی ہوں، معذرت کے ساتھ کر رہی ہوں، دل آپ لوگوں کا نہ دکھے، پر یہ حقیقت ہے. آپ نے گٹکا کھانا ہے، تھوڑا سا اس کی برائی کی، اس کی بات کی، اس کے ایپ گنے، اس کی برائیاں کی، مطلب لوگوں کی برائیاں کر لیں، اپنا ٹائم ضائع کر لیا. شاید آپ کو کیا لگتا ہے کہ بے روزگاری کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ مخلص نہیں ہوں گے اپنے کام سے، جب آپ اسٹرگل زیادہ نہیں کریں گے، آپ سمجھیں گے یہ میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، اس میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ تو قید ہو جائیں گے ایک جگہ. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز کہ آپ نے کشمیر کی بات کی، تو میں کشمیر گئی، میں نے وہاں یہ ایک چیز دیکھی کہ کشمیر میں مغرب ہونے سے پہلے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں. وہاں کے جو مرد ہیں، معذرت بار بار اس لیے کر رہی ہوں کہ برا نہ لگ جائے، وہاں کے جو مرد ہیں ان کی ایک روٹین ہے کہ ہم نے روز کے 500 کمانے ہیں، اس نے 500 سے اوپر کا کام ہی نہیں کرنا. اس نے اپنی لائف کو وہیں جا کے سٹاپ کر دیا ہے. اگر ایک ہم لوگ آج گلا کرتے ہیں کہ امیر اور امیر ہو رہا ہے اور غریب اور غریب ہو رہا ہے. امیر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی روز جب اٹھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آج مجھے اس سے زیادہ کام کرنا ہے، آج مجھے اس سے زیادہ محنت کرنی ہے. اور غریب جب اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے 2 بجے جاؤں گا، 4 بجے آ جاؤں گا، 5 بجے جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، باہر چائے پیوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. یہ میں سچی بات کہہ رہی ہوں، میں نے یہ چیزیں نوٹس کی ہیں. آپ کیا ایگری کریں گے اس بات؟ میں بالکل ایگری کروں گا، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کی وجہ کمپیریزن بہت بن گئی ہے. آپ کی جیب میں 2 روپے نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو شو ایسا کریں گے جیسے آپ کوئی 2 کروڑ روپے جائیداد پیچھے لے کے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پرابلم اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بے روزگار جو لوگ ہیں، اس کی کوئی 70% جو وجہ ہے وہ خود ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں، نہیں آپ بھی گھومنے جاتی ہوں گی باہر، میں بھی جاتا ہوں. آپ تھائی لینڈ جائیں، صبح 4 بجے رات 12 بجے تک عورت کام کرے گی، صبح 4 بجے پھر لے کے بیٹھی ہوئی ہوگی اپنا کام، ٹھیک ہے؟ آپ سری لنکا میں گیا، کوئی کافی دفعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ملک، تو وہاں 4 بجے سے لوگ اپنی نوکری کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بس کے لیے. جب پہلی دفعہ میں ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے کہا یار یہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ نوکری پہ جا رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ نیگومبو میں ہے اور کولمبو میں لوگ کام کرتے ہیں، تو صبح 4 بجے سے نکلتے ہیں، 6 بجے تک کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں کلچر کیا ہے؟ سارا دن ہمارے یہاں کلچر، ابھی کسی مال میں آپ چلی جائیں، سب بند ملے گا، 12 بجے سے مال کھلنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد وہ رات 10-11 بجے تک صرف ایک آپ کی انرجی کا، آپ کی پروڈکٹیو لیول کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ فجر کے بعد سونا نحوست ہے، تو ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں. تو جب آپ نیچر کے اور قرآن اور تبلیغ کے اگینسٹ جائیں گے تو اللہ آپ کا کیسے ساتھ دے گا؟ ایسا ہی ہے. آپ سوتے رہتے ہیں، آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں، جو کام آپ کا کام کرنے کا اس ٹائم آپ سو رہے ہیں، جو ٹائم آپ کا سونے کا ہے اس وقت آپ موجہ لگایا ہوا آپ نے. گراؤنڈ بالکل. اب ان سے بھی ذرا موجہ لگاتے ہیں، میں ان سے بھی پوچھتی ہوں کہ ان کا ذرا دسترخوان کا کام ہے. اب انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ساری ڈیٹیل میں لیتی رہوں گی. اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بے روزگاری والی بات ہم نے کی اور یہ والی جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ایک عام انسان کی یہ روٹین ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس میں نے اگر مہینے کی یا روز کے اتنے پیسے کما لے تو یہی زندگی ہے. اور ایک بزنس مین یا ایک کوئی اچھا ہائی کلاس بندہ ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ روز میں نے کچھ نیا کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ دسترخوان، دیکھیں دسترخوان پورے شہر میں لگے ہوئے ہیں
और सिर्फ दस्तरखान का मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना शतरमुर्ग का गोश्त खिलाएं और बकरे का गोश्त खिलाएं। नहीं, नेगेटिव वे में उन्होंने नहीं कहा। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। आप तो अच्छा काम कर रहे हो, उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं कहा। मैं टोटल एनजीओ की बात कर रहा हूँ। कोई भी एनजीओ जो है ना कराची के अंदर, शहर के अंदर कोई भी ऐसी नहीं है जो सिर्फ दस्तरखान तक है। तो उसके अंदर जो है जैसे अपनी सिलाई मशीनें अक्सर हम दे देते हैं, जो औरतें अपने घर में रह के काम कर सकती हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री जाना पसंद नहीं करते, वो घर में सिलाई कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है ये चीज है। फिर काफी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन जहेज ना होने की वजह से एक तो ये हमारे साथ जो है बहुत बड़ा मसला है, और इस तरफ भी जो है ना लोगों का रुझान नहीं है। असल वजह जो है बेरोजगारी की और जुराइम की, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम जो बर्बाद कर दिया ना गवर्नमेंट ने, ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा वो करूंगी। जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट एनजीओ को कोई टारगेट करना नहीं था। वो पॉइंट क्या था? देखिए, अगर आप लोग 3 टाइम दस्तरखान जो भी एनजीओ लगाते हैं, उसका मकसद ये है जो बीमार हैं, जो नौकरी नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग हैं, जिनको जो अब जॉब नहीं कर सकते, ये उनके लिए सहूलत हो। जो बेवाएं हैं उनके लिए सहूलत हो। जो बच्चियां जिनके घर में कोई मर्द नहीं है उनके लिए आप जहेज दें, राशन उनको दें जिनके घर में कोई मर्द नहीं है। ये उनके लिए पॉजिटिव वे में बात। जो हट्टे कट्टे जो कमा सकते हैं और वो लोग जाके अगर 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हम अपने मुल्क का फ्यूचर खुद बर्बाद करें। ये बात की वजह ये थी। एक देखें, एक बात सुने, एक सिक्योरिटी इंचार्ज जो है जो अच्छे बैंक में लगा हुआ है, उसकी तनख्वाह क्या है? 12,000 रुपए, ठीक है ना? वो 8 घंटे ड्यूटी करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है नौकरियां नहीं है। माजत के साथ हमारे मुल्क जो है गुर्बत से नीचे सतह में जी रहे हैं लोग यहाँ पर, इस शहर में भी। पर मैं एग्री नहीं करूंगी इस चीज से। पूछे क्यों? आज मैं वैसे अपने गेस्ट से एग्री करती हूँ, पर आज मैं नहीं करूंगी। यार, एक औरत होके मैं पूरा दिन मैं अपने चैनल पे जॉब करती हूँ, उसके बाद मेरी कोशिश होती है मुझे एक्स्ट्रा बाहर से काम मिले, मैं वहां काम करती हूँ। मुझे रात 9 बजे तक मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। मुझे हालांकि मेरे घर से सब कहा जाता है, और कराची शहर वो है जहां आप सड़क पे एक आलू का फ्राइज भी लगा के खड़े हो जाएं तो आप अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। असल ये सोच कौन देगा? मैं कह रही हूँ तो हम अपने बच्चों को तालीम ही नहीं देते। नहीं, मैं आपको जो बात कह रही हूँ ना, कि आज के लोगों में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। बिल्कुल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल बात ये है कि मेरा कोई टारगेट कोई ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल टारगेट किया, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम हर चीज को ना रिसर्च से अलाइन करते हैं। क्योंकि हमारी पीएचडी की फील्ड है, 50 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा देखो, अगले 10 साल में ना शायद नौकरी ना मिले, तो अपने कारोबार की प्रैक्टिस करो। देखें, जितने भी लोग दस्तरखानों पे जा रहे हैं वो बेरोजगार नहीं हो सकते, वो रोजगार बलसरे रोजगार हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या, होना नहीं चाहते। अब आप जितने भी लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एनजीओ का, वहां जितने लोग भी वो लोग बैठे हुए हैं जो 3 रोटियां आराम से खा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ उनकी अच्छी है, चल कर। जब तुम सारा काम कर सक रहे हो तो काम की कराची में कमी नहीं है। पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग कमाने आते हैं, और ये हमारे कराची वालों के लिए बाइस शर्म बात है कि हम कराची वाले होके कहते हैं कि हमारे पास कारोबार नहीं है। सही बात है। आप यकीन करें, आप यानी मैं आपके ये गेट है ना, अभी 2 लड़के मुझे दें, मैं शाम तक उससे आपको 1000 रुपए कमा के दिखवा दूंगा। बिल्कुल इतनी गाड़ियां खड़ी हो, खाली एक गाड़ी पे कपड़ा मारना शुरू करे ना, तो 50-50 रुपए लेके दिन में 1000 रुपए कमा लेगा। तो कराची तो अभी हॉट पॉइंट है रोजगारी का। बेरोजगारी हमने, हमारे कल्चर ने और हमारी हैबिट्स ने बनाई है। ऐसे है, हमारी हैबिट्स ने बनाई है। अभी ये पीएफ का एक वो है, हमारे सफूरा गोड से आप जाएंगे तो हाईवे पे जो निकलते हैं तो एक पीएफ की कॉलोनी वहां बनी हुई है। तो मैं परसों वहां से गुजर रहा था 2 दिन पहले किसी काम से, तो मासियों की लाइन लगी हुई है। वो एक्चुअली वहां पे शनाख्ती कार्ड चेक करा के वहां मलिर कैंट में जाते हैं। तो कोई 500 मासियां वहां रोजगार है तभी अंदर जा रही है। ऐसे ही तो रोजगार कमाने के लिए आने की बात सही है। मैं भी सुबह निकलता हूं तो रात तक इसी चक्कर में रहता हूं कि यार इधर नहीं है तो उधर भी एक कोर्स पढ़ा लो, उधर ट्रेनिंग करा लो। कहीं ना कहीं से अगर आपके अंदर रोजगार की और कमाने की
इंटेंशन होगी तो आप जरूर कमाएंगे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये यार मैंने 2 बजे तक सोना है, हाँ, तो क्या आपने खाक कमाया? या मैंने 20,000 बस मुझे यहाँ से मिल रहे, मैंने तो आगे बढ़ जाएंगे। ये लिमिट वाली सोच है ना, लोगों की लिमिटाइज सोच है कि मुझे इससे आगे जाना ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये चीज हम इंतजार कर रहे हैं शायद कोई मुआवजा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। असल में हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। मुआवजे नहीं होते हैं, नहीं होते, अब मुआवजे नहीं होते। जब तक आप देखो ना अपना खुद को नहीं बदलोगे तो तकदीर आपकी नहीं बदल सकती, ये आपको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वो आपको मिल जाएगा, और तकदीर में अगर लिखा है कि आपने मेहनत करनी है और मिलना है तो आप तो मेहनत कर ही नहीं रहे, आप तो तकदीर पे बैठ गए। तो जो लोग इन चीजों पे जाते हैं तो खुदारा ये चीज ध्यान में रखें कि जो लोग कहते हैं कि नसीब का लिखा आपको मिल जाएगा, आप कहीं कब्र में भी हैं तो वहां भी आपके पास वो आएगा ही आएगा। और अगर आपके नसीब में है कि आपने उठ के काम करना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, दुआएं करनी है, सब कुछ करना है, आपको तब मिलना है, आपने तो सारी चीजें नसीब के ऊपर छोड़ दी हैं। क्या कहते हैं इसे? देखिए, मुआवजे किस चीज में होते हैं? मुआवजे उस चीज में होते हैं जिसका कोई बेनिफिट हो जी, लेकिन जिस चीज को आपने मुआवजों से भी दूर कर दिया उसमें कैसे मुआवजे होंगे? अब आप खुद कमाना नहीं चाह रहे, मैं इस कमरे से निकलना नहीं चाह रहा हूँ, वो फरिश्ता आके मुझे थोड़ी बाहर निकालेगा, वो मौत का फरिश्ता आ जाएगा, अलग बात है। लेकिन हम खुद बाय नेचर हमारे अंदर एक बैठ के खाने की आदत हो गई है, और हम इस कल्चर को गवर्नमेंट आपको काम करने से थोड़ी रोकती है। मैं कभी किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि हम सारे गवर्नमेंट के अंडर ही रह रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके क्या फायदा? हम लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट कारोबार नहीं दे रही, एक आदमी सारे काम गवर्नमेंट के हैं, हमारा कुछ भी, हमने कुछ एक आदमी 3 बजे तक सो रहा है, गवर्नमेंट उसको कैसे रोजगार देगी? बिल्कुल भाई, आपके पास, मैं मानता हूं नौकरियों की किल्लत है, जिस तरीके से आप पढ़ाई का रुझान हमारे सिंध, पंजाब, हर जगह हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है ना क्या किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। नौकरी का जरूर फुकदान है, लेकिन ऐसा फुकदान भी नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे। सिर्फ हमारे कुछ जो एकदम पर्सनल, आपने कहा ना कुछ बिजनेसमैन अपनी लिमिटेड साइकी, बस हमने, अगर वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस का कोई 20% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दें, सोशल लोगों पे नए नए प्लांट छोटी छोटी जगह, कराची के बजाय जैसे एक बड़ी मिल है, नाम नहीं लूंगा, तो उसका यहाँ एक ऑफिस है, उसकी 1 मिल यार तुम शक्कर में लगा दो, कोई 500 लोगों को वहां कारोबार मिल जाएगा। आप अपने बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा शिफ्टिंग में लाएं, एक जगह ना रखें। आपने कराची को एक पस्त कर दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर आदमी कराची में, क्यों? दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई, आप जो साइट एरिया में मिले यहाँ लगी हैं, वो जामशोरों से आगे क्यों नहीं लग सकती? वो मुल्तान से आगे क्यों नहीं लग सकती? वो पेशावर से आगे क्यों नहीं लग सकती है ना? वहां भी पानी, गैस, बिजली, पेट्रोल सब मिलता है। तो आपने एक जगह उसको जमा कर दिया है, इसलिए बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा बढ़ गया है। लोग बेरोजगारी से नहीं थक गए, अप्लाई कर करके थक गए कि उनको कॉल नहीं आती। क्यों? एक पोजीशन है, अप्लाई करने वाले 10,000 हैं, लेकिन अगर आप उसको स्कैटर्ड कर दें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, अभी आप एक प्रोग्राम में एंकर की तरह काम कर रही हैं, आपको काम चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे 10 एंकर आ जाएंगे फिर, लेकिन अगर उस 10 के लिए कोई 20 वेंचर मीडिया के खुले हुए हैं तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी 2 जगह काम कर सकता है, ऐसा ही है। तो ये इसकी ग्राउंड वैल्यूज है। बिल्कुल। अब इसमें एनजीओ को देखें, मैं शुरू से कहता हूं, आप पेट ना भरें, आप कमाने के मौके मौजूद करें। आप जितना खाना खिला रहे हैं आप बिल्कुल खिलाएं, लेकिन उसके बजाय आपको एक छोटा सा स्कूल बना दें, उसमें बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे। आप कुछ फैमिलीज को जाके आइडेंटिफाई करके, जो आपने कहा कि कोई बूढ़ा हो, बीमार है, आप उसको जाके कोई छोटी सी दुकान खुलवा दें परचून की। आप छोटे एरियो में, आजकल वो दुनिया वो साइकिल की दुकान खत्म, हमारा काम तो अभी एनजीओ का जवाब यही आने वाला है, तो मैंने पहले दे दिया। बिल्कुल नहीं, लेकिन बात ये ना, खाली साइन बोर्ड लगाने से अपनी वैल्यू का पता नहीं चलता। मैं यहाँ साइन बोर्ड लगा दूं, मैं बहुत हमदर्द हूं सोसाइटी का, बेवकूफी है। उसको अमल दरामद करना पड़ता है। अगर मैं कोई काम करूं, अगर मैं जैसे मैं खुली ऑफर देता हूं, अगर कहीं पे भी बच्चों की या स्टूडेंट्स की या कहीं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की मेरी जरूरत है, मैं 1 रुपया लिए बगैर आऊंगा। मैं बहुत जगह जाता हूं, आपके यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप जब बुलाते हैं मैं आता हूं, नहीं आता हूं, अपनी नींद खराब करके संडे को आता हूं, इसलिए कि लोगों के अगर कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना हमारी भी जिम्मेदारी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप भी अगर सुबह बैठ के आएंगे, ठीक है, एक फाइनेंशियल एक अलग है, लेकिन संडे को कोई घर से नहीं निकलना चाहता, तो एक थोड़ा सा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, उसको हमें लेके जाना चाहिए आगे। और इसके लिए जितनी भी एनजीओज हैं, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक फोरम पे आए, अपने नाम को चमकाना बंद कर दें। आप एक फोरम पे आएं और बैठ के डिसीजन लें, कोई
ऐसी इन्वेस्टमेंट आप अपने डोनर से कराएं जिससे बच्चे या तो तालीम याफ्ता हों और बसरे रोजगार बन सके। ठीक, अब इसका जवाब मैं इनसे लेती हूँ। अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, हम तो अपनी एनजीओ की बात कर सकते हैं। तो हम बचत बाजार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अंदर काफी लोगों को, काफी खवातीन है ऐसी जो बेवा हैं, जिनको हम फ्री स्टॉल देते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो वो काम करती हैं, बच्चों के सूट हो गए, जो हमसे हो सके हम उनको जो है आसानी से जो है पैसे दे के भी और उसके अलावा कोई अप्रोच करके भी उनको सामान दिलवा देते हैं, जो बाद में अपना रोजगार करके वो स्टॉल में पे वो पैसे उनको रिटर्न कर सके। तो रोजगार जो है, पहली कोशिश जो है, तरजीह हमारी भी रोजगार की तरफ है। और काफी है हमारे पास, तकरीबन मेरे हिसाब से 100 से 150 खवातीन हैं हमारे पास जो रोजगार कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे इसी के साथ पहले एक जवाब दे दें, फिर आपके पास जितने लोग आते हैं उनको ज्यादा आप उनके अंदर क्या चीज देखते हैं कि उनको रोजगार मिल जाए, वो कमाएं, खुद नौकरी करें, या आप नौकरी दिलवा दें या छोटा मोटा कारोबार करवा दें, या फ्री का राशन और खाना मिल जाए? मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि किन लोगों के आपको लगता है कि कौन से दिमाग के लोग जो हैं, सोच वाले लोग ज्यादा हैं? भाई तकरीबन जो है 100 में से 2 या 1 का अफराद होगा ऐसा जो बोलता होगा कि मुझे नौकरी पे लगवा दो, वरना राशन दे दो, खाना दे दो। ज्यादातर यही है लोगों का जो जहन बना हुआ, यही बना हुआ है। अच्छा, उनको बोलो कि भाई आ जाओ, यहीं पर ही लग जाओ आप। हाँ, मतलब हमारे ही इदारे में काम कर लो। हमारे इदारे में आप प्लेटें दो और शाम को अपने जो है जो 200-500 जो है आप ले जाओ। नहीं काम करते लोग, नहीं करते, मतलब आसान, और यही चीज बेहतर है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं कि यार चलो अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ, 1 घंटा वेट कर लो, वो वेट करना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, वेट भी नहीं होता? नहीं। तो मतलब आपको नजर आया है कि लोग बस खाना मिल जाए, वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है, वो वही बात है। फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क तरक्की कैसे करेगा, फिर हम लोग बात करते हैं कि रियासत पे बात करते हैं कि वो हमारे मुल्क में ना एजुकेशन का सिस्टम है, ना इसका सिस्टम है, ना उसका सिस्टम है। हमारे मुल्क की जो अवाम है वो खुद ही नहीं ठीक। मतलब आप अवाम को भी देखें ना। देखें ना, आपकी बात और हम एक ही पेज पे आ गए। जब लोग एकदम विलिंग ही नहीं है तो ऐसे लोगों को की मदद करके हम क्या करेंगे? हम तो उन्हें और लेथार्जी बना देंगे और इनकी एनर्जी को हम बर्बाद कर देंगे। उन्हें इस चीज का हम कायल कर देंगे कि जिस तरीके से हम गुजार रहे हैं वो अपने बच्चों को भी इसी फील्ड में लगा देंगे। कल उनके बच्चे भी नाअहल हो जाएंगे और यही भीख मांग के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो हम इस सोसाइटी को इन तमाम चीजों से डेवलप नहीं कर रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं माजरत के साथ। ऐसा। तो मैं कहता हूँ आप एनजीओ का काम बिल्कुल करें। जो लोग मजबूर हैं, बीमार हैं, जैसे आपने कहा, आप आइडेंटिफाई करें कि वाकई बीमार है, आप उसको दवा दे दें। आप उसके घर में खाना पहुंचा दें। कोई बूढ़े लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वो बेचारे नहीं कमा सकते, उनकी आप मदद कर दें। लेकिन एक 25 साल का गबरू जवान लेके आपसे भीख मांग के खाना खा रहा है, ये कोई डज इट मेक सेंस? नो। तो उसको आप देखें, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप चाहें 5,000 रुपए से आप कारोबार शुरू कर सकते हैं और हर आदमी मैं एक एफटीसी बिल्डिंग में था, वहां एक दाल चावल वाला आता था, सुजुकी में, शायद आपने सुना हो। 120 रुपए की दाल चावल की प्लेट देता था, बड़े मजेदार दाल चावल, उसके साथ तली हुई मिर्ची और प्याज। वो कभी कभी सादा हम खाते थे तो वहां से मंगा लेता था। तो एक दिन मैं नीचे गया तो मस्जिद के बाहर वो खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये बता कमाता कितना है? कहता है साहब सच बताऊं? माशाल्लाह उसकी कमाई सुन के आप हैरान सुने मैंने कहा कितना कमाता है? कहता है साहब आपके यहाँ रोज खाना आता है हमारे 10-20 प्लेट का, अब आपके लोग मंगाते हैं दफ्तर से। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा सच बता क्या है? कहता है साहब 5,000 का ये खाना बनता है और 5,000 मेरा प्रॉफिट है माशाल्लाह, और महीने के 30 दिन लगता है। मैंने कहा ये 2-3 दिन जो छुट्टी के आते हैं इतवार के, वो कहता है वो मैं बंस रोड पे लगाता हूँ। 1.5 लाख रुपए महीना हो गया एकदम। सुने अनपढ़ आदमी। उसके बाद जो उसने मुझे हैरानकुन बात की तो मैंने अपने आप को देखा। मैंने कहा डॉक्टर तुम क्या कर रहे हो, ये काम ज्यादा बेहतर है। कहता है साहब ये हमारी एक सुजुकी नहीं है, एक मैं लगाता हूँ, एक अलग मेरा वालिद लगाता है, एक मेरा भाई लगाता है। देखिए अब आप बताएं कि अनपढ़ आदमी सिर्फ दाल चावल हरी मिर्ची तली हुई बेच के कोई घर में 4.5 लाख रुपया लेके जा रहा है। आज 4.5 लाख रुपया मैं कहता हूँ किसी बड़े 20 ग्रेड का आदमी नहीं कमा सकता। देखिए तो अपॉर्चुनिटी है ना। हमने बेरोजगारी खुद बनाई है। देखें अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कमाने का एक हुनर दिया है।
मैं लोग कहते हैं टैलेंट क्या है, मैं कहता हूँ टैलेंट सबसे बड़ा टैलेंट वो है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन टैलेंट। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप नहीं रुकेंगे, फिर आप हार भी नहीं सकते, आगे बिल्कुल आप आगे जाएंगे। Exactly. अगर अभी आपने अपना टैलेंट पहचान लिया कि नहीं यार मैं एंकर अच्छी बन सकती हूँ, खत्म हो गई। मैंने अपना टैलेंट बैंक 18 साल नौकरी करके छोड़ के टीचिंग में आ गया क्योंकि मैंने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, यहाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये एक मेरा पैशन है। तो आपको अल्लाह ने हुनर जरूर दिया है और कितने लोगों को पता भी है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। आपके अंदर अल्लाह ने हुनर, आपके रिसोर्सेज सब दिए हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, अंडर यूटिलाइज हैं। जब तक आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे। देखिए आज वो गलत बात है कि आप खाली पेट जिंदगी गुजार लेंगे। आज बगैर पैसे के माशरे में इज्जत को तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ दो, इज्जत की भी जरूरत नहीं है। आप माशरे में चल नहीं सकते। अभी आपकी जेब में 100 रुपए नहीं हो, आप घर नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे यहाँ कौन किसकी मदद करेगा। अभी मैं 4 सिग्नल पे रुका हूँ, चारों सिग्नल पे 10-10 लोग खड़े हुए, कितने लोगों को मैं भीख दूं। आदमी एक को दे देगा, 2 देगा, अब जहां 5 खड़े हैं एक को दो तो और दिल आजारी होती है। तो ये कल्चर यानी हमने खुद बनाया है, इसमें किसी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। कि आज तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने, अगर मैं बात करूं लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, गवर्नमेंट ने किसको कहा है कि आप भीख मांगे जाके। चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो पेशावर में, किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं, तमाम गवर्नमेंट में किसने कहा है कि आप भीख मांगो, किसी ने नहीं कहा। हम अपने शौक से भीख मांगो, हमने उसको अपना भिखारीपन को मांग के छीन के, क्राइम को, आज जो क्राइम है वो बेरोजगारी की वजह से तो है। ठीक है, अब आप जब किसी के घर में माँ बाप मर रहे होंगे, आज मैं सुबह टीवी पे सुबह ही सुन रहा था तो एक साहब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो एक टीवी का प्रोग्राम, वो तज्जियाकार, उसने कहा एक आदमी को डकैती करते हुए पकड़ा है एक लड़के को, तो उसने कहा मेरे साथ कुछ भी कर लो, मेरी माँ बीमार है उसको खाना दे दो। अच्छा, मैं यहाँ आपके साथ एग्री नहीं करूंगी। अच्छा, पूछे कैसे। अब आज शायद मैं बहुत सारी चीजें वो कह जाऊं जो मैंने लाइफ में कभी आके स्क्रीन पर नहीं कही और मैं बेहतर नहीं समझती थी। आज कहना इसलिए जरूरी कि मैं हर औरत को एक मैसेज देना चाहूंगी कि औरत कभी कमजोर नहीं होती। मैंने जब अपनी जिंदगी स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले डिजाइनर बनने के लिए, उस टाइम इतना नहीं था कुछ कि मैं एक अच्छी डिजाइनर बनूं, तो मैंने कपड़े सीना सीखे कि मुझे अच्छी डिजाइनर बनने के लिए ये सारी चीजें खुद आनी चाहिए, फैशन सेंस होनी चाहिए। वो खुद सीखा, फिर मैंने अपना ब्रांड लाया एनीस के नाम से, मैं डिजाइनर भी बनी। ठीक है, उसके बाद मुझे ये हुआ कि अच्छा ये वाला काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, अब इसके साथ क्या करना, तो मैं एक अच्छी शेफ भी हूँ। मैंने शेफ के कोर्सेज किए, मैंने रेस्टोरेंट्स में जॉब की, मैंने ऑनलाइन काम किए, मैंने 2-3 रेस्टोरेंट जब बन रहे थे मैं वहां खड़ी हुई, मैंने कुकिंग शोज भी बहुत ज्यादा किए। तो अगर हम लोग ये चीज सोच रहे थे ना कि मेरी माँ और मेरा बाप बीमार है घर में और मैं डकैती कर लूंगा, मतलब मैं क्राइम कर लूंगा और मैं उनको जाके कुछ दे दूंगा, तो ये गलत है। जब एक औरत ये समझती है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं इसमें नहीं आगे जा रही, तो मैं दूसरा कर लेती। तो ये जो चोरी डकैती और स्नैचिंग करते हैं वो क्यों नहीं समझते? आपने मेरा दूसरा पहलू नहीं सुना। ये बात आज ये बड़े नाराज हो गए, हम इनको सुन नहीं रहे। आपने भी बोला, खुद आप जगह अपनी एडजस्ट करके आ जाए हमारे साथ आज। असल में पता है वजह क्या है, अब एक इंसान सुनना ही नहीं चाह रहा ना। अब मसला ये, हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने जितनी बातें करी हैं अभी तक, हाई सोसाइटी की बात करी है। अच्छा, ठीक है, जो है डॉक्टर साहब उन लोगों को नहीं देखना चाह रहे हैं जहां पर हम लोग मौजूद हैं अभी, जिस एरिया के अंदर, जहां वहां खाना ना होने की वजह से, रोजगार नहीं होने की वजह से जुराइम की सतह जो है बढ़ते जा रही है। लोग जो है, देखो बात यह है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, मान ले बात, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तेजी से, कोविड में बंद हुई, उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज है, जो डॉलर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, कितने लोग हैं जो जहां से शहर से अपनी कंपनियां बंद करके चले गए, जो हजारों लोग बेरोजगार हुए, वो कहाँ खड़े हुए, वो कहाँ है? ठीक है, लोग ये कहते हैं कि यार हम लोग जो है लोगों को आसान रास्ता दे रहे हैं, तो भाई ये हमारा शहर है, जाहिर सी बात है लोगों को पता है कि यार मैं जो है कश्मीर में हूँ या मैं पंजाब के किसी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ मेरा रोजगार नहीं है, तो अपने शहर की तरफ जाएगा, वो उसका हक है। जब वो जो है बैरून मुल्क जाके कमा सकता है तो अपने शहर की तरफ भी आएगा। तो हम जो है पहले इसको फैसिलिटीज करें। नहीं तो आपको तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा ना कि एनजीओ को तो ये चाहिए ना कि फिर कोई रोजगार का सिस्टम बनाए ताकि उनको मांगने की आदत खत्म हो। रोजगार को मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई है कि देखें तमाम एनजीओ का ठेका कोई नहीं उठा सकता ना। बात ये है कि देखें चार मीनार के ऊपर जो है हम दस्तरखान लगाते हैं, चार मीनार पे जरूरत समझते हैं आप है
दस्तरखान की, ठीक है ना, या हम जो भी हमारे जौहर के मेन पॉइंट है या बड़े बड़े वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम केच कर रहे हैं, लोगों को केच कर रहे हैं, वहां हम बिजनेस कर रहे हैं, फिर हम लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। देखिए जो देहरी इलाके हैं, जिन एरियो के अंदर कच्ची आबादियां हैं, जहां पर रोजगार नहीं है, जहां लोग परेशान हैं, हम ये सारी चीजें वहां जाके करें। शहजाद साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखें, किसी अमीर तबके की तो मैंने बात ही नहीं की, हम तो बेरोजगार लोग के जहां आप काम कर रहे हैं उसी तबके की बात कर रहे थे, ठीक है ना। देखें, हमने किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लिया कारोबार के लिए। देखें, कारोबार मैंने आपको 2 दफा हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कारोबार या काम की कमी नहीं है, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं। अगर इंडस्ट्री बंद होती तो आप एनुअल बुक SCCP की देखें, उसमें कोई कंपनी लॉस में नहीं जा रही, ठीक है ना, सब फायदे में जा रही है। देखें, एक ठेले वाला भी ठेला लगा के अगर अगले दिन 2 दिन बाद वो खड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसका माल बिक रहा है, तभी वो खड़ा हुआ है। देखें, जहां तक एनी की वो बात जो उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया मुझसे, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ठीक है, माँ का बीमार होना कॉज नहीं है कि आप किसी को गोली मार दें जाके। मैं दूसरा पहलू, ये उनका पहलू था। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्राइम रेट बेरोजगारी की वजह से जरूर है। तो आज जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं, हमने उनके लिए, उनको रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उन्होंने एक बेरोजगारी का गमछा अपने सर पे डाला हुआ है और ये कॉज देके कि हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो भाई, अगर दूसरे को मारने से अच्छा खुद मर जाओ। असल में हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हमने दूसरों के ऊपर मुद्दा रखना है, हमने अपनी कमी को नहीं देखना। अगर बेरोजगारी है तो उसके साथ कितने मौके भी तो खुले हैं ना। आप पिस्टल उठा के किसी से उसका पैसा लूट रहे हो, वही आप कहीं कोने में खड़े होकर कुछ छोटी मोटी चीज भी बेचोगे या कोई काम करोगे छोटा मोटा। आपने तो अपने आप को एकदम सेग्रीगेटेड कर दिया। जितने जो पिस्टल उठाए हुए लोग हैं ना, ये कोई बेरोजगार नहीं है, ये जुराइम पेशा लोग हैं, मंशियात के आदी लोग हैं। जितने लोग पकड़े जाते हैं, देखिए ये जितने भी लोग हैं ज्यादातर माजरत के साथ जितने आपको मिलेंगे, ये नशे में मिलेंगे आपको। ये नशे करते हैं, आइस का नशा अब आम हो गया है। असल में हमारे जो है पार्क वहां पे कब्जे हो गए, खेल के ग्राउंड है नहीं, वहां डब्बू आसानी से लग जाता है। जो स्पोर्ट के हमारे ग्राउंड थे, वहां पर मंशियात आसानी से मिल रही है। और जो ये आइस का नशा है, ये तो ऐसा है कि हर दूसरे आदमी के हाथ में पिस्टल है और जो है वो अपनी अयाशी की जिंदगी जा रहा है। वो उसको ना भाई की परवाह है ना बाप की परवाह है। बेचारे जो उनके माँ बाप है, वो तो बेचारे उनके लिए इलाज किए नहीं है, कितना पैसा बर्बाद करने के यार ये सही हो जाए। वो कोई बेरोजगार नहीं है। तो माजरत के साथ जो ये है, ब्रेक से वापस आके मैं आपका जवाब लूंगी और ब्रेक पे अभी हम जाएंगे। पर जाते जाते मैं एक चीज कहती हूँ कि मैंने हमेशा से एक चीज सीखी है, शायद मुझ में हिम्मत बहुत ज्यादा है या मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा नजर आती है, मुझे अपने रब पे बहुत ज्यादा यकीन है और उसके साथ मुझे अपनी हिम्मत का पता है। इसलिए जब मैं एक जगह से हारने लगती हूँ कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो उससे पहले मैं अपनी प्लानिंग करके दूसरी जगह फिक्स हो जाती हूँ। और अगर हर इंसान इसी तरह काम करता रहे तो वो दिन दूर नहीं कि वो कामयाब जरूर होगा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीरे का जायका लिए हमारी बातों से खस्ता जीरा प्लस। हथियार की होम कलेक्शन के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। अली टाउन 99 साल लीज, फौरी कब्जा, फौरी रिहाइश। सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन 0321-3358-466। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्ब-उल-ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। अभी राब्ता करें 0307544381। हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। राब्ता नंबर 0311929976, 034530329997, 0303929976। अली टाउन 99 साल लीज, फौरी कब्जा, फौरी रिहाइश। सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन 0321-3358-466। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। अभी राब्ता करें 0307544381। PTCL ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड न था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। सॉरी, बाकी कल। हाँ?
दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड्स पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड मेरे लिए किसी कौमी राज से कम